बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर निर्वाण गांगुली जी, मंचासीन बनते राहुल जी, उत्पल कुमार जी तथा यहाँ उपस्थित मैं यंग लोगों को देख रहा हूँ, भाई कहूँगा बहन बेटियाँ, और मुझे एक मौका दिया गया संविधान पर बोलने का। थोड़ा सा इन्होंने परिचय दिया है। मैं पहले बता दूं क्योंकि नई जनरेशन वहाँ मैं ज़रूर बोलता हूँ। आमतौर पर सोचते होंगे कि जो पुलिस का डीजीपी रहा उत्तर प्रदेश का 3.5 लाख फोर्स का कमांडर, जिसके अंडर में 450 आईपीएस अफसर रहे हो, वो बहुत बड़े घर में पैदा हुआ होगा। मैं एक अति गरीब दलित परिवार में पैदा हुआ और मेरा पहला स्कूलिंग डे था 17 नवंबर 1960, जब मास्टर लोग हमको पकड़ ले गए। उस समय हर जगह स्कूल नहीं होता था, तो बृहस्पतिवार का दिन था, तो मेरी माँ रो रहा था, तो माँ कहा आज मत ले जाओ, आज इनका हमारा दिन खराब है बृहस्पति। उनका माता जी इनको पूर्व के बजाय पश्चिम से निकाल दो तो दोस्त दूर हो जाएगा। तो मेरा पहला दिन स्कूल था 2.5 किलोमीटर दूर, स्कूल के नाम पर आम और महुआ के पेड़, तो मैं पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ। और जब मैं डीजीपी हुआ तो मीडिया ने कहा कि साहब किस कॉन्वेंट में पढ़े हो, तो मैंने महुआ के पेड़ के नीचे। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई एजुकेशन। 5वां पास करने के बाद मैं 10th तक बेयर फुटेड जाता था, इस ठंडक में, नो उलेन, एक कमीज एक पजामा। तो हाई ढिबरी की रोशनी पढ़ा हूँ, अर्दन लैम्प, ये जो हमारी नई जनरेशन नहीं जानती ढिबरी क्या होता है। और मैंने 5वां पास किया 65 में, और 6वें में लेकर 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना। तो जब हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो मेरी रैंक आई यूपी बोर्ड में 43rd। तो जहाँ 50 लाख लड़के बैठते हो वहाँ 43rd। आई गॉट नेशनल स्कॉलरशिप, और जब नेशनल स्कॉलरशिप मिली तब मैंने हवाई चप्पल लिया था। और उसके बाद मैंने 12th किया 72 में। आई स्टूड 10th इन यूपी। एक दलित घर का बच्चा जिसको कुछ जानकारी ना हो, तो 10th रैंक आ गई। मैं IAS IPS क्या चीज़ होता मैं नहीं जानता था। मेरे गुरु बोले चले जाओ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में नहीं देखा हूँ, घर से 70 किलोमीटर दूर है। बहरहाल मेरे पेरेंट्स ने पहली बार 2 पैंट 2 कमीज और एक प्लास्टिक का सैंडल लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स BSc में एडमिशन लिया। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर थे, मुझे फिजिक्स पढ़ाया। 74 में मैंने BSc किया, मेरी 6वीं रैंक थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उसके बाद देखा यहाँ तो IAS IPS बन जाते हैं। अब मुझे 85 रुपया मिलता था, उसी में पढ़ता था। 60 रुपये में ढाबे में खा लेता था, और मेरे पास 25 रुपया जेब में, किताब कापी ले लो, कुछ ले लो। फिर मैंने जब मेरी 6वीं रैंक आई तो मैं घर आया, तो बच्चों के लिए खासकर मैंने माँ बाप से कहा जा रहा हूँ, जब तक कुछ कर नहीं लूँगा तब तक घर नहीं आऊँगा। तो गया। 76 में MSc मैथमेटिक्स किया, 76 में I PET फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 76 इंडियन सिविल सर्विस, और ओनली ऑप्शन IPS। और नवंबर 76 एट द एज ऑफ 22 आई वॉज सेलेक्टेड एज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। आई वॉज सेकंड यंगेस्ट इन द कंट्री। आफ्टर 2 months आई ज्वाइंड फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून, and after 4 months I came to Indian Police Service. So totally I served 37 years 9 months and retired on 30th November 2014. I am a 4-time President awardee, including 2 President Police Medal for gallantry. I had been a fighter. So now I come on subject. माननीय निर्वाण जी ने कहा है जोगेंद्र नाथ मंडल, ये फॉरगॉटन दलित लीडर। अब उनका किस तरह से उनका इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि 1946 में ब्रिटिशर्स ने जो कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में, उसके तहत जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव हुए। अविभाजित भारत जिसमें आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान भी है। और जब चुनाव लड़े तो बाबा साहब लड़े नॉर्थ मुंबई से, और पंडित नेहरू ने BG खेर जो उसमें बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री कहलाते थे, उनको स्पेशली लगाया कि बाबा को हराना है, और बाबा साहब हरा दिए गए। जब बाबा साहब हरा दिए गए तो पूरे देश में दलितों में, पिछड़ों में, इन सब में खलबली मच गई कि अगर संविधान सभा में बाबा नहीं गए तो हमारा इंटरेस्ट कौन देखेगा। तो ये हाल हुई। तो बंगाल के एक दलित नेता
जोगेंद्र नाथ मंडल, वो भी एडवोकेट थे, और वो 38 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद विधायक बने थे। 1944 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था बाबा साहब के साथ। वो 45-46 में कैबिनेट मिनिस्टर रहे अनडिवाइडेड बंगाल में और सोहरावर्दी गवर्नमेंट में। और जब 46 का जब बाबा साहब हरा दिए गए तो मंडल जी उनको लाए बंगाल, ईस्ट बंगाल, और खुलना जेसोर सीट से बाबा साहब को जिताया। उनके जो प्रस्तावक थे बाबा साहब के, वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल और नागेंद्र नारायण राय। 6 विधायकों की ज़रूरत थी, उसमें उनको काफ़ी मदद किया शरद चंद्र बोस, बाबा नेताजी के बड़े भाई, और 6 विधायकों ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन वहाँ भी कांग्रेस ने खेल खेला। बंगाल में बहुत सम्मान, स्पेशली पूर्वी बंगाल में, और वो है गुरु हरिचांद और गुरचांद ठाकुर। उनके सब मुरीद हैं बंगाल के लोग, स्पेशली दलित, तब भी थे आज भी। तो कांग्रेस ने उनके वंशज PR ठाकुर को उनके बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया, जो इंसिडेंटली जोगेंद्र मंडल के भी धार्मिक गुरु थे। लेकिन वहाँ पर मंडल जी ने काफ़ी प्रयास किया, और उसके वहाँ विधायक नारायण राय, मुकुंद बिहारी मलिक, द्वारिकानंद बरूरी, गयानाथ विश्वास, चेत्रीनाथ सिंघा, इन लोगों ने बाबा साहब को वोट देकर वहाँ जिताया। अब वहाँ जीत करके बाबा साहब पहुँच गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुँच गए, ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो असम बॉर्डर पर थी। लेकिन वहाँ जब हो गया, फिर कांग्रेस ने खेल खेला। वो हिंदू बाहुल्य था, और वहाँ जब बंटवारा हुआ तो उसको मांग सकते थे हम, चूँकि आसाम बॉर्डर से लगा हुआ था, लेकिन नेहरू ने दे दिया उसको पाकिस्तान को। जब पाकिस्तान बाबा साहब बना दिए गए मेंबर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ऐसी हालत में जब बाबा साहब जीते थे 20 जुलाई 1946 को, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता बिल, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश हुआ, और 15 जुलाई 47 को पारित हुआ, और देश का बंटवारा हो गया, बंगाल का बंटवारा हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्शन हुआ, अभी आपने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि आबादी बदल लिया जाए, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन। उस समय अविभाजित भारत के हमारे 90% मुस्लिम भाइयों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था, 90%। और उसमें सबसे आगे थे यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बल्कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, वहाँ तो मुस्लिम बाहुल्य था, वहाँ मुश्किल से लोगों ने दिया था 50%। और जब ये हो गया तो बाबा साहब ने नेहरू से कहा कि अब वहाँ हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई ये सब नहीं रह पाएंगे। इसलिए ऐसा है, जब उन्होंने एक धर्म के नाम पर देश बना लिया, पाकिस्तान बना लिया, तो उनको चले जाना चाहिए, और हिंदू और सिख वहाँ नहीं रह पाएंगे, पारसी नहीं रह पाएंगे, ईसाई नहीं रह पाएंगे, उनको बुला लीजिए। लेकिन नहीं, बाबा साहब की बात मानी गई। क्योंकि मैं एक पुलिस अफसर रहा हूँ, पौने 38 वर्ष वर्दी पहनी है, तो मैं तमाम चीज़ें, ATS का फाउंडर चीफ भी हूँ, मेरी पुस्तकें भी हैं, तो बहरहाल उसका खामियाजा हम किसी न किसी रूप में आज भी भुगत रहे हैं। उसके बाद आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बाबा साहब 1942 से 1946 में वायसराय काउंसिल में मेंबर थे। उस समय यार उनको जो मेंबर्स होते थे वो एज ए मिनिस्टर काम करते थे। उनके पास था CPWD और लेबर, तो उसके रूप में उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए जो काम किया था, वही जो आपने कहा मोदी जी के कार्यकाल में आज परिलक्षित हो रहा है। तो उसकी शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। आपको याद होगा गांधी जी में और नेहरू जी में और बाबा साहब में एक पैक्ट होता था, पूना पैक्ट 1932, और उसमें समझौता हुआ था कि ये जो वंचित वर्ग है इसको राजनीतिक महत्व देने का। अब एक चीज़ ये आई कि बाबा को तो यहाँ से हरा दिया गया, वहाँ जीते तो उनको पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज दिया। उसके बाद ये आया कहीं दलित, आदिवासी सब सड़क पर ना आ जाएं। उसमें फिर गांधी जी ने भी अपना दबाव डाला
और तब एम.आर. जायकर की सीट खाली कराई गई महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, और तब बाबा साहब चुन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। इस तरह से बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। अब आई कि इसमें संविधान कौन बनाया जाए, तो नेहरू जी चाहते थे कि कोई ब्रिटिश विद्वान वो संविधान बनाए। फिर प्रारूप समिति जो बनी, कई समितियां थीं जिसमें मेन था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयर थे एन माधवराव, टी कृष्णाचारी, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और BL मित्तर। तो ये जो है ये इसके सदस्य थे। उसमें 2 लोग बाहर चले गए, आए नहीं, एक साहब का देहांत हो गया, कई लोगों को सहयोग नहीं मिला, तो बाबा साहब ने 1 साइडेड ये संविधान लिखा। अब मैं फिर पिछले बार जाता हूँ। जब देश का बंटवारा हो गया तो न मंडल जी चाहते थे देश का बंटवारा, न बाबा साहब चाहते थे। उन्होंने कहा ये कोई समाधान नहीं है बंटवारे का। अब उसके बाद मंडल जी ने बाबा साहब से एक बात कही कि बाबा साहब वो ये गलती हुई जिसका खामियाजा आज भी दलित भुगत रहा है, और ख़ासकर बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश और कल और हमारे बंगाल का। उसके बाद उन्होंने कहा बाबा साहब हमारे दलित इस्लामिक कंट्री में अच्छे रहेंगे, क्योंकि उनकी सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनिक कंडीशन वही है जो मुस्लिम्स की है। आज जो ये तमाम लोग, ये भाषा अब भी पढ़ी जाती है तमाम विश्वविद्यालय में भी कि साहब ये मिल जाएं तो देश पर राज करेंगे, तो उसी बहकावे में मंडल जी भी आ गए। एंड ही ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान। जिन्ना ने उनको बनाया कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड लेबर। देखिए कैसी बात रही कि एक दलित भारत का लॉ मिनिस्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, और दूसरा दलित पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का चेयरमैन। लेकिन जो पाकिस्तानी एजेंडा था वो तुरंत सामने आ गया। अत्याचार शुरू हुआ। वहाँ के दलित बाबा साहब की वजह से रुक गए, अरे मंडल जी की वजह से रुक गए थे, क्योंकि सबसे बड़े नेता थे बंगाल में वो। जब रुक गए उसके बाद अत्याचार शुरू हुआ, और 1947 से 50 तक जो दंगे हुए, फसाद हुए, उसमें करीब 50,000 मारे गए। और संख्या किसकी थी? दलित और आदिवासी मैक्सिमम। जब ये सब होता रहा तो मंडल जी दौड़ते रहे, क्या हो रहा है, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया, क्या हो रहा है। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो 8 अक्टूबर सन 1950 को भाग आए भारत, कलकत्ता में। वो वहाँ रहे, और जब सन 50 में भाग आए तो दलितों में भगदड़ मची। वहाँ के दलितों को आज भी कहा जाता, मैं तो बंगाल में कई बार भेजा जाता हूँ, उनको कहा जाता नमो शूद्र। वहाँ 2 कौमें, नमो शूद्र और मतुआ, उनमें भगदड़ मची। उनको बसाया गया आसाम में, बंगाल में, और एक जगह है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत तराई डिस्ट्रिक्ट में, उसका SP रहा हूँ 86-88। लखीमपुर खीरी वो भी बॉर्डर पर है। बरेली का तराई, उत्तराखंड का, यहाँ उन लोगों को बसाया गया। मंडल जी फक्कड़ आदमी थे, किराए के मकान में रहते थे, और उसके बाद सन 60 में किराएदार ने मुकदमा करके मकान खाली करा लिया। मंडल जी सड़क पर आ गए तो उनके मित्र ने कहा मंडल जी हमारी फैक्ट्री खाली हुई है, आप यहाँ आकर रह लें। तो जो देश का, पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर रहा, लेबर मिनिस्टर रहा, अविभाजित बंगाल का कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 38 में MLA रहा, और वो आदमी गुमनामी में टिन सेट के नीचे वो मर गए 5 अक्टूबर 68। और ऐसे उसमें उनके इतिहास से उनको गायब कर दिया गया। अगर इतिहास से गायब नहीं किए जाते तो ये नैरेटिव नहीं बनता कि दलितों को, मुस्लिम्स को, इन सबको कि एक साथ मिल जाए तो भारत पर राज करेंगे, ये नैरेटिव नहीं बनता। मेरी पहली पुस्तक उसी पर है, और मुझे खुशी है उसके करीब 22-23 हज़ार कापियाँ बिक चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है उस पर। और अभी उसको, आपसे बात हुई डॉक्टर साहब से, तो उसका बांग्ला एडिशन भी आ गया है। अब हम लोगों को जाकर के उसको लॉन्च करना है।
अब उसके बाद फिर आता हूँ कि जो इनको बसाया गया, नागरिकता नहीं थी। अब आता हूँ नागरिकता कैसे मिली, CAA, मैंने पार्लियामेंट में बोला था। CAA में जो नागरिकता मिली, कांग्रेस ने विरोध किया, समाजवादी ने किया, TMC ने किया, कि उसमें जो नागरिकता मिल रही है, तो उसमें टोटल जो नागरिकता मिली है उसमें 70 to 75% दलित है। जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए, टोटल नागरिकता में जो नागरिकता पाने वाले हैं 70 to 75% दलित हैं, मोस्टली नमो शूद्र एंड मतुआ ऑफ बंगाल। उसके बाद उनको इस तरह से CA में नागरिकता मिली। 370 मैं सीधे आता हूँ, बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे। बाबा साहब ने 370 के बारे में, नेहरू जी ने जो चाहते थे शेख अब्दुल्ला को प्रसन्न करना, तो उसमें बाबा साहब ने शेख अब्दुल्ला से एक बड़ा कटु शब्द का नेहरू जी ने भेजा। तो उन्होंने कहा, व्हाट इज इन पोजीशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट टुडे, सो फार आई सी इट इज द सेम एज बिफोर, द सेम ओल्ड टायरनी, the same old oppression, the same old discrimination which existed before exists now, and perhaps in a worse form. I can refer to the hundred of cases where people from scheduled castes round about Delhi and adjoining places have come to me and their tales of odds against the caste Hindus and against the police who have refused to register their complaints and rendered them for any help. I have been wondering whether there is any parallel in this world to the condition of the scheduled caste in India. I cannot find any, and yet why is no relief granted to the scheduled caste? ये इनका रेगुलेशन का पार्ट है। सेफगार्डिंग कास्ट, कंपेयर द कंसर्न द गवर्नमेंट shows over safeguarding the Muslim. The Prime Minister whole time and attention, this is again Nehru, the Prime Minister whole time and attention is devoted for the protection of Muslims. I yield to none, not even to the Prime Minister, in my desire to give the Muslim of India the utmost protection wherever and whenever they stand in need of it. दीजिए मुस्लिम्स को, जहाँ जहाँ वो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए, बाबा साहब कह रहे हैं। बट व्हाट आई वांट टू नो इज, आर द मुस्लिम द ओनली पीपल who need protection? Are the scheduled caste and scheduled tribe and Indian Christian not in the need of protection? What concern has shown for these communities? So far as I know, none, and yet these are the communities who need for more care and attention than the Muslims. ये बाबा साहब ने अपने रिजिग्नेशन लेटर में लिखा था। और 370 को जब नेहरू जी ने चाहते थे अब्दुल्ला को खुश, शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए, तो उस पर भी उन्होंने बाबा साहब का भेजा कि भैया जाकर पटा लो बाबा साहब को 370 देने। तो जानते हो बाबा साहब ने कहा था, यू विश इंडिया टू प्रोटेक्ट योर बॉर्डर, शी शुड बिल्ड रोड इन योर एरिया, शी शुड सप्लाई योर फूड एंड ग्रेन्स, एंड कश्मीर शुड गेट इक्वल स्टेटस एज इंडिया, बट दी Government of India should have only limited power and Indian people should have no right in the Kashmir. To give this consent to the proposal would be a treacherous thing against the interests of India, and as a law minister of India, I will never do it. ये बाबा साहब ने कहा था शेख अब्दुल्ला को। लेकिन नेहरू एडमेंट थे और नेहरू ने एन गोपाला स्वामी को लगाया, वो भी मेंबर थे, और जब बाबा साहब उसमें नहीं थे तो बीच में इन्होंने बता दिया 370। और उसके बाद 35A, ये पार्लियामेंट में नहीं आया, कोई भी बिल बिना पार्लियामेंट में नहीं आया, और 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में घुसड़ दिया 55 में। उसका परिणाम क्या हुआ मैं इसको ज़रूर बताता हूँ। सबसे ज़्यादा सफरर उसमें, सब तो रहे इंडियन, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र किए दलित। 1957 में बख्शी गुलाम मोहम्मद तब प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, अलग झंडा था, अलग संविधान था। मैं तो पुलिस अफसर रहा हूँ, जो भी कानून बनता था तो उस पर लिखा जाता था
पूरे देश में लागू, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान, अलग निशान, अलग प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो इसी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान, ये नहीं चलेगा। और उनका जो सपना था, उनकी जो आत्मा को शांति मिली होगी, वो 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया। अब मैं जाता हूँ पंजाब में। बख्शी गुलाम मोहम्मद आए प्रताप सिंह कारो पास, उन्होंने कहा साहब हमारे पास सफाई कर्मी नहीं है, आपके यहाँ पंजाब में बहुत हैं, वहाँ 32% दलित हैं पंजाब में, तो आप भेज दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे। लेकिन उनके आश्वासन पर 262 परिवार अमृतसर और गुरदासपुर से गए कश्मीर। और उसके बाद 35A जो लागू किया, उसमें जो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता था, उससे वंचित कर दिया गया। उन्हें वोटिंग राइट नहीं था, वो पार्लियामेंट में चुनाव में वोट दे सकते थे, जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव नहीं दे सकते थे। और उनका लड़का चाहे PhD हो जाए, उसको नौकरी केवल मिलती थी सफाई कर्मी की, चाहे भारत में कहीं भी हो, कश्मीर के बाहर IAS IPS हो सकता था, इंडियन डॉक्टर, लेकिन कश्मीर में जो उनका सर्विस रूल था 35A, उसके अनुसार केवल उसे सफाई कर्मी की नौकरी मिलती थी। संविधान था नहीं, रिजर्वेशन लागू नहीं था, ये तमाम जो योजनाएं संविधान प्रदत्त हैं वो लागू नहीं थी। और वो तब लागू हुआ जब 370 आर्टिकल 370 जब हटा, तब वहाँ दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, जिसमें तमाम हमारे मुस्लिम भाई हैं, बकरवाल, ये तमाम लोगों को जो आदिवासी हैं, तब जाकर 370 हटने के बाद उनको न्याय मिला। तो बहरहाल इस तरह से बाबा साहब के साथ हुआ। कुछ उस पर बता दूं, बाबा साहब जब 52 में चुनाव लड़े, तो वहाँ पर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उनके इलेक्शन एजेंट थे RSS के। और उसके बाद पंडित नेहरू वहाँ 2 बार उनके खिलाफ प्रचार करने गए। और उसके बाद जब वो 14,000 कुछ वोट से हारे और 78,000 वोट इनवैलिड हुए थे। कभी आप सोच सकते हैं 14,000 वोट से इलेक्शन वो हार रहे हैं और 78,000 वोट इनवैलिड हुआ जाए। नेहरू जी ने सुनिश्चित किया कि इस बाबा को नहीं आने देना है पार्लियामेंट में। बाबा साहब हरा दिए गए। दूसरा, मैंने संविधान सभा का मैं आपको बता ही चुका हूँ, भंडारा से जब 54 में उपचुनाव लड़े तो वहाँ बाबा साहब को हराया गया। अब उनका इस्तीफा आपने कहा, मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मेरा सब्जेक्ट इसी पर था, मुझे दिया गया था, मैं उस पर बोला था कि बाबा साहब को भाषण नहीं देने दिया गया। जब उन्होंने कहा तो स्पीकर ने कहा पहले अपना स्पीच का हम कॉपी दे दीजिए, पता नहीं आप क्या बोलें। तो उन्होंने ये कहा, जब नहीं दिया गया तो उन्होंने अपने जो पत्र था, रिजिग्नेशन लेटर था, उसको मीडिया को जारी किया। राष्ट्रपति भवन में भी नहीं है उपलब्ध, हो गायब कर दिया गया, आज तक वो नहीं है। तो बाबा साहब रिजिग्नेशन क्यों दिए? बाबा साहब चाहते थे कि संविधान में व्यवस्था हो, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उन्होंने उस समय नेहरू जी से कहा कि ये संविधान में क्यों नहीं हो पा रहा है। उसमें ये था दलितों पिछड़ों के लिए एक आयोग बनने की, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से आयोग बनना था, और उस आयोग के रिकमेंडेशन पर इन जो वंचित वर्ग को है उनको न्याय मिलना था। जब बाबा साहब ने लिखा है कि संविधान लागू हुए 1 साल हुआ, नेहरू जी को आयोग बनाने की चिंता नहीं, आयोग नहीं बना। बाबा साहब चाहते थे, उनको जब लॉ मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने कहा है ये है इम्पटी सॉप बॉक्स, ये पुराने लॉयर्स उनके खेलने के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा हमको कुछ ऐसा दीजिए प्रशासनिक पद जिससे मैं कुछ कर सकूं इस वंचित वर्ग के लिए। उसमें जो कैबिनेट कमिटीज बनी, डिफेंस की बाबा साहब अर्थशास्त्री थे, फाइनेंस की, होम की, किसी में बाबा को जगह नहीं थी। हर कमेटी से बाहर रखा। हाँ, सब कमिटी से उनको बाहर रखा। इसके अलावा जब उन्होंने पंडित नेहरू से कहा तो बोले अच्छा ठीक है आपको प्लानिंग दे देंगे। तो प्लानिंग बनी नहीं, और जब प्लानिंग बनी तो उसके बाद बाबा साहब उससे भी हटा दिए गए, उनको भी नहीं दिया गया।
और उसके बाद वो देख रहे थे दलितों की जो उपेक्षा हो रही है, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है और उनको कोई ऐसा पद नहीं दिया जा रहा था जिससे वो कर सकें। 2-2, 3-3 मंत्रालय लोगों के पास, बाबा साहब को कुछ नहीं दिया गया। तो तमाम अपनी उपेक्षाओं से वो दुखी हुए और उन्होंने 29 सितंबर 1951 को अपना त्यागपत्र लिखा, दिया। उनको कहा अभी रुके रहिए। फिर उन्होंने 10 अक्टूबर 1951 को इस्तीफा दिया, जो नेक्स्ट डे सैंक्शन हुआ। तो इस तरह बाबा साहब जीवन भर प्रताड़ना का शिकार हुए, संविधान की रक्षा के लिए, दलितों गरीबों की रक्षा के लिए। और आज तमाम लोग ऐसे हैं जो फर्जी नैरेटिव गढ़ते हैं, आप उससे बड़ी सब परिचित हैं कि साहब बीजेपी आएगी संविधान बदल देगी। अरे वो मैं 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। जब हम लोग एकेडमी में गए 77 में, तो हम लोगों को 2 चीज़ पढ़ाया जाता था। गोलकनाथ केस, सुप्रीम कोर्ट का केस था पंजाब का, और उसमें था कि पार्लियामेंट जो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन आप फंडामेंटल राइट टच नहीं करेंगे। यू कॉन्ट अमेंड द फंडामेंटल राइट, इसमें प्रभावित होता है। फिर दूसरा होता था केस केशवानंद भारती केस। मेरे मित्र बच्चे एडवोकेट लॉ पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िएगा। 13 जजेस के सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि संशोधन करते समय पार्लियामेंट उसके स्ट्रक्चर को चोट नहीं पहुंचा सकती। और जानते हो क्या हुआ? 75 में इमरजेंसी लगाकर फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया। अमेंडमेंट 39 और 42 कॉन्स्टिट्यूशन, 42 को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो जान होता है, प्राण है संविधान का, उसमें सेकुलर और समाजवादी जोड़ा गया, प्रियम्बल बदल दिया गया। डेट वही है 1949 की। तो इस तरह से इस पार्टी ने संविधान बदला, देश के लिए नहीं, एक परिवार के लिए। क्यों? रायबरेली से चुनाव पर अगेंस्ट डिसीजन हो चुका था, जजेस को तंग किया गया और जस्टिस एंड्रे को चीफ जस्टिस बनाया गया। 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस को सुपरसीड करने। एक करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वहाँ चलता था कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, लेकिन वहाँ तो कमिटेड जुडिशरी भी थी। अब उसका एग्जाम्पल देकर बात मैं ख़त्म करूँगा। एक थे जस्टिस बहरुल इस्लाम, वो सब वकील थे, आसाम के थे। 62 में उनको राज्यसभा में लाया गया, 6 साल रह लिए। फिर राज्यसभा में लाया गया, फिर बीच में उनको बना दिया गया जज आसाम हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। वो जज रहे, जज रहने के बाद वहाँ से चीफ जस्टिस हुए, फिर वहाँ से रिटायर हुए, फिर वो राज्यसभा में आ गए। राज्यसभा में आ गए, फिर उसके बाद उनका इस्तीफा दिलाया गया और उनको बना दिया गया जज सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा, जो कांग्रेस फंस रही थी, उनके फेवर में जजमेंट दे दिया और इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए। तो ये था, कभी आपने सुना है इस टाइप की जुडिशरी, कमिटेड जुडिशरी? तो काफ़ी समय हो गया, हम बोलेंगे तो बोलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आनंदमान गांगुली जी, मुझे समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।